राम राम सभी प्यारे साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। आज उसी कड़ी में हमारा प्रैक्टिस 73वां होने वाला है, तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो अगर आपने पंचायती राज व्यवस्था की वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है आज का, भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के अंदर करवाना अनिवार्य होता है। भारत में अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है किसी के घर में, तो उसका मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के भीतर करा लेना चाहिए। भारत में क्या रूल है, 7 दिनों का, 15 दिनों का, 21 दिनों का या 28 दिनों का। तो हमारे भारत में रूल है 21 दिनों के भीतर आपको अनिवार्य होता है कि किसी की मृत्यु हुई आपके परिवार या घर में, तो उसकी मृत्यु पंजीकरण जरूर कराएं 21 दिनों के भीतर। तो सही जवाब है 21 दिन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र एवं राज्य दोनों द्वारा या कोई नहीं। तो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का कार्य जो होता है वह राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह राज्य सरकार का विषय है। तो राज्य सरकार द्वारा यह किया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को अपने। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण किस सूची का विषय है। 3 सूचियां होती है, आपने डिवीजन ऑफ पावर शेड्यूल 7 देखा होगा। तो शेड्यूल 7 में 3 होते हैं। एक होता है आपका संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची, तीसरा होता है समवर्ती सूची। इंग्लिश में होता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो समवर्ती सूची है ना, समवर्ती सूची में ही जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की सूची तैयार की जाती है। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जो है यह समवर्ती सूची का विषय है तो राज्य का विषय, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है इस पे, लेकिन इसे समवर्ती सूची में रखा गया है क्योंकि इस पे कानून संघ सूची मतलब यूनियन केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। तो यह समवर्ती सूची का विषय है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, स्वतंत्रता के बाद जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब आया था। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद जब हमारा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बनाया गया, तो वह कब बनाया गया। तो आपको बता दूं, स्वतंत्रता के बाद जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जो अधिनियम लाया गया है वो 1969 में लाया गया है। कब लाया गया है, 1969 में लाया गया है। यह अधिनियम देश भर में एक रूपता और तुलनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए आंकड़ों का संकलन करता है। जो भी डेटा जन्म से रिलेटेड और मृत्यु से रिलेटेड है, पूरे भारत में हमारे कितने बच्चे पैदा हुए, कितने लोग आज किनकी डेथ हो गई, सारा रजिस्ट्रीकरण जो होता है इसी अधिनियम के अंतर्गत हमारे भारत में होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम कब आया था। ये हमने अभी बात किया 1969 में, भारत की आजादी के बाद। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में, जो ब्रिटिश का राज्य था भारत में हमारे, तब जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम कब आया था। तो उसका सही जवाब है 1886। कौन सा सही जवाब है, 1886 में पूरे ब्रिटिश भारत में स्वैच्छिक पंजीकरण प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम लाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मतलब बहुत कम चांस है पूछे जाने की, क्योंकि ब्रिटिश भारत का है, लेकिन हमें याद रखना है। देखिए 1969 का अधिनियम तो हमें हमेशा के लिए याद रखना है, उससे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में कब पेश किया गया था। वो जो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण है ना हमारा 1969 वाला, उसमें एक अमेंडमेंट आया, संशोधन हुआ 2023 में। तो वह 2023 में कब हमारे संसद भवन में पेश किया गया था। तो हमारे सामने डेट दी हुई है, तारीख दी हुई है, हमें बताना है कौन सा डेट सही है। 20 जुलाई 2023, 11 जुलाई 2023, 26 जुलाई 2023 या 15 जुलाई 2023। तो यह सही जवाब है वह है 26 जुलाई 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 क्यों लाया गया? 1969 में पहले था ही, तो इसमें संशोधन अमेंडमेंट क्यों किया गया? सामाजिक परिवर्तन के लिए, तकनीकी परिवर्तन के लिए, या ए और बी दोनों, या कोई नहीं? तो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 के माध्यम से केंद्र सरकार ने समाज में सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इस विधेयक को पेश किया है। यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। सामाजिक परिवर्तन भी जो हो रहा है उसके तरीके से भी इस विधेयक में अमेंडमेंट लाया गया है और तकनीकी परिवर्तन को देखते हुए भी विधेयक में संशोधित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 में क्या प्रावधान है? शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, मतदाता सूची तैयार करने में, सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में, या उपयुक्त सभी? तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 में प्रावधान है कि किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, विवाह का पंजीकरण और सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए जन्म प्रमाण पत्र को एक दस्तावेज के रूप में पेश किया जा सकेगा। इसलिए इसमें संशोधित किया गया है। जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट एकदम मैंडेटरी कर दिया गया है। हर गांव से, हर तहसील में, हर ब्लॉक में जन्म प्रमाण पत्र जो बनता है एकदम कंप्यूटराइज बनता है। वह एक नंबर क्रमांक संख्या होता है, सर्टिफिकेट नंबर होता है। वह डालते ही पूरे भारत में पता लग जाएगा कि यह किस गांव का निवासी है और इसका जन्म कब हुआ था। इसलिए इसे बनाया गया है। तो जन्म सर्टिफिकेट को, बर्थ सर्टिफिकेट को पूरे भारत में वैलिड करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। तो और बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ लगता है? आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, मतदाता सूची तैयार करेंगे, सरकारी नौकरियों में, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, बहुत जगह आपके जन्म प्रमाण पत्र का काम होता है। इसलिए यह विधेयक लाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मृत्यु प्रमाण पत्र से क्या फायदे हैं? उत्तराधिकार सिद्ध करने में, संपत्ति प्राप्त करने में, सामाजिक सुरक्षा के लाभों में, या उपयुक्त सभी? तो मृत्यु प्रमाण पत्र नागरिकों को उत्तराधिकार सिद्ध करने, संपत्ति प्राप्त करने, बीमा की धनराशि प्राप्त करने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा के लाभों पर दावे साबित करने में सामान्यतः आवश्यक होता है। इसलिए उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है ए, बी, सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब लाया गया था? तो भारत सरकार ने तो 1969 में लाया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कब लाई थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1976 बनाई गई थी। तो कब लाई गई थी? 1976 में लाई गई थी, जो 8 जनवरी 1977 से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू है। कब से लागू हुई थी? बिल तो लाया गया था 1976 में, लेकिन लागू हुआ था 8 जनवरी 1977 को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम स्तर पर जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आपका गांव होगा, वहां पर जो जन्म हुआ किसी का, वो कौन लिखता है किसका किसका जन्म हुआ, किसकी मृत्यु हुई, कौन पंजीकरण करता है? तो ग्राम प्रधान, आशा कार्यकर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह जो कार्य है मुख्य रूप से पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी का होता है कि वही डेटा तैयार करेगा और खंड में अपने खंड विकास अधिकारी जहाँ ब्लॉक है वहां पर सौंपेगा और उस डेटा से ऑनलाइन कराएगा उस डेटा को, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को वैलिड करवाएगा पूरे भारत में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जन्म एवं मृत्यु की घटना के रजिस्ट्रीकरण के तुरंत बाद जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र किसके द्वारा निर्गत किया जाता है? ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा, रजिस्ट्रार द्वारा, या कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है वह है रजिस्ट्रार। जब किसी की जन्म मृत्यु हो जाती है तो कागज जब पहुंच जाता है
खंड में, विकास खंड में, तो रजिस्ट्रार जो होता है वह तैयार करता है जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, और उसी के पास सारा डेटा होता है पूरे जिले का, उस जिले का जहाँ का रजिस्ट्रार है वो, तो उसके पास ही होता है डेटा, वही सबकी डेटा को तैयार करता है और वही वेरीफाई करता है, टेस्टेड भी करता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की किस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के स्तर पर सुधार किया जाता है? अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट में कोई गलती हो गई है तो किस धारा के अंतर्गत आप उसमें बदलाव करा सकते हैं? तो धारा है धारा 21 के अंतर्गत आप उसमें कोई भी बदलाव करा सकते हैं। अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि पिछला डेटा सही नहीं है, जो अब मैं डेटा दे रहा हूँ वह सही है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम सभाओं के जन्म मृत्यु रजिस्टर को उचित ढंग से पूर्ण करने का कार्य किसका होता है? ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम सहायक या कोई नहीं? तो ग्राम सभाओं के जन्म मृत्यु रजिस्टर को उचित ढंग से पूर्ण करने का कार्य पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी का होता है, क्योंकि यह सरकार द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है, सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है गांव के लिए, तो इसका कार्य है जो भी सरकारी डेटा कलेक्ट करना है गांव से वो ग्राम पंचायत अधिकारी ही करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर को कितने महीनों में संशोधित किया जाता है? त्रैमासिक, द्विमासिक, वार्षिक या अर्धवार्षिक? तो ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर को त्रैमासिक में हर 3 महीने में संशोधित किया जाता है। कि किसी के घर कोई बच्चा पैदा हुआ या किसी की मृत्यु हो गई तो उसमें संशोधन होता रहता है, हर 3 महीने में डेटा को अपडेट किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर को त्रैमासिक आधार पर किसके द्वारा संशोधन किया जाता है? तो जो अधिकारी है, ग्राम पंचायत का अधिकारी है, उसी के पास यह कुटुंब रजिस्टर, परिवार रजिस्टर होता है, वही उसमें कोई भी बदलाव कर सकता है और वही कुटुंब रजिस्टर का नकल भी जारी करता है। कौन जारी करता है? तो ग्राम पंचायत अधिकारी ही जारी करता है, प्रधान के पास इसका कोई अधिकार नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किसी व्यक्ति द्वारा जन्म एवं मृत्यु की सूचना निर्धारित अवधि के बाद दिया जाता है तो उसका पंजीकरण किस धारा के अधीन किया जाता है? अगर किसी का जन्म या मृत्यु काफी दिनों पहले हुई थी लेकिन उसका डेटा ग्राम पंचायत अधिकारी को नहीं दिया गया है, तो अगर बहुत दिनों बाद दिया जाता है तो किस धारा के अंतर्गत उसका पंजीकरण किया जाएगा? तो ऐसा धारा है धारा 13 में उसका पंजीकरण किया जाता है। फिर धारा 13 के अंतर्गत उसका पंजीकरण किया जाता है अगर कोई लेट में डेटा देता है तो। कब किया जाएगा? धारा 13 में किया जाता है। और उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के नियम संख्या 9 के अधीन विलंबित रजिस्ट्रीकरण के प्रावधान द्वारा संचालित की जाती है, मतलब विलंबित रजिस्ट्रीकरण होता है उसका धारा 13 में। कौन सा? नियम संख्या 9 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के परिवार रजिस्टर की सुरक्षा एवं निर्धारित विधि से संशोधन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो जितने भी कुटुंब रजिस्टर, परिवार रजिस्टर से संबंधित काम है वो सारा का सारा काम ग्राम पंचायत अधिकारी करता है। कुटुंब रजिस्टर, परिवार रजिस्टर को देखते ही हमें पंचायत अधिकारी को चुनना है और सीधे सीधे आंसर को क्लिक कर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के महा रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा? तो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के महा रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है। यह जन्म मृत्यु पंजीकरण के विषय में साधारण निर्देश जारी करता है। यह मुख्य रजिस्ट्रारों के क्रियाकलापों में समन्वय के लिए भी जिम्मेदार होता है। मतलब केंद्रीय सरकार ने तो एक महा रजिस्ट्रार बना दिया, अब जो मुख्य रजिस्ट्रार है हर स्टेट में, इनसे भी इसकी जो रिलेशन होती है यही बना के रखता है और उनको उचित निर्देश देता रहता है बीच बीच में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न है हमारे सामने, मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अभी हमने देखा महा रजिस्ट्रार केंद्र सरकार द्वारा,
मुख्य रजिस्ट्रार हर राज्य में होता है एक एक। तो मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति संबंधित राज्य जो होता है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य की जो सरकार होगी हमारी उत्तर प्रदेश में, जो इसमें बीजेपी गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वही नियुक्ति करते हैं। तो हमने आज के पूरे 20 क्वेश्चन देखे और सारे 20 क्वेश्चन हमको और आप दोनों को याद भी हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ कर बता सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।